always weak large number. एक्सपेक्टेशन निकाली, एक्सपेक्टेशन कितनी होगी इसकी? 0. वेरिएंस वीक लाप्लास नंबर के लिए क्या होता है? आईआईडीज है ना, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, बताओ। इसका वेरिएंस कैसे निकालोगे? n की पावर 2 अल्फा आएगी वेरिएंस। हाँ, तो ये कितना आएगा? यहाँ से एक्सपेक्टेशन विल बी 0 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, दैट वन विल बी n की पावर 2 अल्फा। ठीक है, सो वेरिएंस कितना हो जाएगा इसका? वेरिएंस ऑफ x आई मान या कितना xn है, तो यहाँ से आएगी वेरिएंस ऑफ xn विल बी n की पावर 2 अल्फा। सो जो bn जो टर्म होती है हमारे पास, हम उसको ऐसे लेते हैं वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn। सो दिस इज इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हो जाएंगे। तो 1 की x1 का वेरिएंस कितना होगा? यहाँ से n की पावर 1 की पावर 2 अल्फा और इसका 2 की पावर 2 अल्फा, और इससे चलते चले जाएगा n की पावर 2 अल्फा आएगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है कि अगर w ln में होल्ड करता है तो ये कंडीशन होती है, ये हमारा अगर मतलब अगर हमारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं और bn अपॉन n स्क्वायर लिमिट n गोज टू इनफिनिटी, तो होता है n स्क्वायर गोज टू 0, तो ये वीक लाप्लास नंबर होल्ड कर जाएगा। तो इसको मैं मिशन ऐसे ले सकता हूँ, r where r goes 1 to n r की पावर 2 अल्फा, ठीक है, अपान में n स्क्वायर। तो इसको अप्रोक्सीमेशन से यूलर थ्योरम से x की पावर 2 अल्फा dx, दिस इज 0 to 1, 0 to 1 जाएगी। ये हायर लिमिट r है और लोअर लिमिट कितनी है? 1, r1 को 2n तक जा रहा है, तो बस हम इसको यहाँ से इंटीग्रेट मार दो, 2 अल्फा प्लस 1, यहाँ पे आएगा n की पावर 2 अल्फा अपर लिमिट, और माइनस 1 की पावर 2 अल्फा, तो 1 हो जाएगा यहाँ से, और दैट वन विल बी 2 अल्फा प्लस 1 n स्क्वायर। अभी लिमिट लगाओ इस पे, तो ऊपर जाएगा ये n की पावर 2 अल्फा माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 2 अल्फा प्लस 1, और ये तो अगर लिमिट इस पे लगाऊंगा तो 0 हो जाएगा, डिवाइडर माइनस 1 अपान दिस 1 0 दे देगा। तो अब ये आपको ये सोचना है कि ऐसी मैं अल्फा की वैल्यू क्या लूं जिससे ये लिमिट हमारी क्या हो जाए, इन्वर्स कर जाए। तो वो आपने पढ़ा होगा कि पी टेस्ट वाला, एंड यहाँ पे कब होता है ये कन्वर्जेंट? जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। अगर देखो n की पावर का निगेटिव हुई तो n नीचे आ जाएगा, लिमिट डालूंगा इन्फिनिटी पे, हमको 0 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा अल्फा की वैल्यू लेस देन 1/2 आ जाएगी। तो फॉर विच अल्फा इट इज वीक लॉगरिथम का होल्ड अल्फा इज लेस देन 1/2, ठीक है। नेक्स्ट सर थर्ड देखना है। सर 16 थर्ड, चलो अभी 17 16 पास मिल रहा है, इसको तो
हाँ, इसमें क्या है कि x1 x2 xn हमारे सीक्वेंस हैं, इंडिपेंडेंट आईआईडीज हैं। उसके बाद में ये दे रखा है हमें, और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये है हमारे पास -1 से 1 के बीच। इफ दिस वन इज दिस, देन वी हैव टू सेंटर लिमिटिंग थ्योरम लगा दो। देखो, जब भी लिमिट यहाँ पे है ना इन्फिनिटी जाए, तो समझो सेंटर लिमिट थ्योरम भी लगेगी। तो सर अप्लाई किया था सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बट इन्फिनिटी मतलब z ग्रेटर देन इन्फिनिटी टाइप में आ रहा था। तो आंसर 1 होना चाहिए था सर एक बार थोड़ा हैं? नहीं सही है वो, जेड वही आ रहा है जो है आंसर एक बार चेक कर लेते हैं 0.46। क्वेश्चन में। हो सकता है क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप सही हो, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक्सपेक्टेशन तो 0 हो जाएगी ना, सर एक्सपेक्टेशन 0। यहाँ पे कायदा में एक्स आई लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो, सपोज फॉर वेरिएबल दिस इज दिस। ओके, तो इफ दिस इज दिस, तो एसएन कितना है हमारे पास, x1 x2 और अप टू xn स्क्वायर तक। एक्सपेक्टेशन ऑफ xn विल बी 0, और वेरिएंस ऑफ xn कितना होगा, वेरिएंस सर ऑफ, सबका वेरिएंस एन स्क्वायर। तो n स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ x फॉर्म है ना, हमारा इंडिपेंडेंट। वेरिएंस ऑफ x1 कितना होगा, सर 1 आया था। जो हाँ 1 आएगा ना, यस सर। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, हाँ 1 आ जाएगा n स्क्वायर। तो निकालो फिर, Sn -0 और n शुड बी ग्रेटर देन n। यहाँ पे तो n रहेगा, और 0 माइनस करूंगा, बाद में डिवाइड करूंगा, तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा ये चीज। तो आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1/10, मतलब 0.1। ये आ गया। सर वेरिएंस जो निकाला था सर, n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, सर n स्क्वायर n नहीं है, n आएगा ना सर? बच्चे देखो, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, सही। n स्क्वायर वेरिएबल है, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पे यस सर। नंबर ऑफ और वेरिएबल्स। सर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम करूं कैसे, देखो n हाँ स्क्वायर सर, हाँ वेरिएबल्स, सर n स्क्वायर। तो यस n सर, स्क्वायर समझ कट में आ जाएगा गया। ना। हाँ, हम्म। बताओ और नेक्स्ट। 0.1 की वैल्यू दी हुई है 0.54, हाँ वो तो तो खैर होल यहाँ पे में तो ना निकाल ही दिया हमने। 0.54 0.46 आ जाएगा। हाँ, तो इससे हो जाएगा। यही पे प्रॉब्लम आ रही थी, इन्होंने n लिया होगा, डिवाइड किया होगा n से, अंडर रूट है जिसको यस इनफाइनाइट हो सर। गया होगा। हाँ, समझ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखो, इसमें बोला है कि rth ऑर्डर के लिए कन्वर्ट कर, मतलब rth मीन में कन्वर्ट कर रही है। हाँ, एक्सेल। तो जब rth मीन में कन्वर्ट करेगी, तो जितने छोटे में सब में कन्वर्ट करती है, ये तो रूल ही है, थ्योरम है। तो लेस देन s के लिए, मतलब लेस देन r के लिए सभी के लिए कन्वर्ट करेगी। सर आरएच है क्या इसमें? ये मीन होता है, कन्वर्जेंस है ना, rth मीन होता है। अगर आपने कन्वर्जेंस पढ़ा होगा तो समझ में आएगा ये चीज। जैसे जस्ट लाइक दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर xn की पावर r विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r। ये r कन्वर्जेंस इन ओके r सर। मीन। ठीक है भाई, एक साथ से आप ये भी पढ़ा होगा ना कि हायर ऑर्डर मूवमेंट अगर एग्जिस्ट करे तो लोअर ऑर्डर मूवमेंट भी एग्जिस्ट करेंगे, तो वही तो है यहाँ पे। नेक्स्ट, और सर यहाँ पे एल लिमिट को शो कर रहा है, इसमें ऑप्शन सी में एल लिमिट को शो कर एल रहा है। नहीं नहीं, एल एल होता है एक्चुअली, दिस इज लॉ। लो। हाँ, ओके, लॉ को बोलो चाहे इन डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, तो सेम चीज है। कुछ लोग लॉ से डिनोट करते हैं, कुछ डी से डिनोट करते हैं, कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन इन लॉ, और कुछ लोग शायद डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं। और लेकिन ये वो फोर्थ में जो ऑप्शन है वो असिम्प्टोटिक वाला ना,
एस कहाँ पे? नहीं, एसिम्प्टोटिक ऑप्शन एएस स्टैंड फॉर ऑलमोस्ट श्योर, नॉट एसिम्प्टोटिक। ओके एएस स्टैंड फॉर ऑलमोस्ट श्योर मतलब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी विद वन प्रोबेबिलिटी। बताओ नेक्स्ट। सर 24। 24 ये रहा। क्या है इसमें कि आईआईडी, ठीक है, विद दिस फिर वही देता है, देखो n टेंड टू इन्फिनिटी है, अब वो लगाएंगे क्या, सेंटर लिमिट थ्योरम। तो CLT। हाँ जी, यस सर CLT अप्लाई करेंगे। हाँ तो बताओ या हो जाएगा? थोड़ा कर दीजिए, मेरे से मतलब किया था बट नहीं आ रहा था। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या होगी, ये होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन एक्स आई अपान में n होता है, तो n बाहर आ जाएगा और समीशन हम n टाइम्स कर रहे हैं, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 जी यहाँ सर। पे लिख सकते हो। तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर प्रोबेबिलिटी 1/4 है, जब x1 ले रहा है 2 तो प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो 3 दूनी 6 7/4, तो ये आ गया अपने पास। अब वेरिएंस की बात करते हैं, वेरिएंस ऑफ x1 क्या होता है, वेरिएंस समीशन एक्स आई अपान में n लिखेंगे, तो n टाइम्स समीशन वेरिएंस ऑफ x1 अपान में n स्क्वायर, तो व्हाट इज विल बी वेरिएंस ऑफ x1। अब वेरिएंस ऑफ x1 के लिए पहले तो आपको x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 1 की वैल्यू पे 1/4 प्रोबेबिलिटी, फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 है, तो 3 × 12 13/4, ये आ गया अपने पास। तो वेरिएंस ऑफ x विल बी 13/4 माइनस x1 का वेरिएंस कितना था, दिस वाज 7/4 49, 7/। और ये 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से यहाँ करो, तेरह तेरह चलते थे 52, 52 माइनस 3/16, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या होगा, ठीक है, तो पूछा क्या प्रश्न, अब हाँ अब आ जाते हैं इस पे, प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्सपेक्टेशन 7/4 वेरिएंस 3/16 का स्क्वायर रूट, एंड इट विल बी लेस देन 1.7 माइनस 7/4 अपान में √3/4, इसकी वैल्यू निकालो। यस कितना आ रहा है, 7/4 है समझ ना, में आ गया सर वो। 1.7 माइनस 7/4 कितना होता है 1.75। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे इन्होंने एक टर्म और मिस कर दी है, यहाँ पे ये लिख देना चाहिए था 1.75, तो आंसर आज सीधे 0 आ जाएगा यहाँ से, और z इज लेस देन 0 मतलब हाफ, आंसर हाफ ही होगा इसका, 24 का बी होना चाहिए, 24 का ए दे रखी है नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे ये आप यहाँ पे कर लेना 7.1.5, सर हाँ सर वो 0.1.75 है ना, तो माइनस में आ जाता है, तो माइनस इन्फिनिटी से कम, तो 0 आ जाएगा। नहीं, अरे हाँ सॉरी सॉरी, मैंने ये नहीं लिखा ना, सॉरी सॉरी, आपने वेरिएंस ऑफ यहाँ एक्स पे बार, n लिखा ही नहीं है ना डिनोमिनेटर हाँ में। ये वेरिएंस ऑफ एक्स बार नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दिया केवल, ये गलती कर दी मैंने, तो जब यहाँ पे लिखोगे ना वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ये आएगा 3/16 की पावर अपान में है ना, तो ये निगेटिव का n जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आएगा लेस देन, ये आएगा ऊपर जाएगा n और अंदर आएगा निगेटिव वैल्यू, तो माइनस का इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, ये होगा फिर। यस सर। नेक्स्ट, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था टेस्ट वहां पे, यस सर। यस सर। जैसे वहां रैंक क्या आई थी तो आपकी,
तो बोले कौन कौन है पूछता हूँ, छोड़ के मत जाना बस। हाँ विशाल कितनी रैंक आई थी? सर याद नहीं है, अभी देख के बताती हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, डाउट पूछो, बस छोड़ के भाग रहे देखो। उसका 7 या 8 है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, कहना नहीं पूछते सर, आ जाओ। चलो डाउट पूछो, यही है सर। गलती कर दी पूछ के। चलो हाँ बताओ, डाउट बताओ। मतलब ये है कि स्कोर अच्छा करते रहना टेस्ट में, ठीक है। मतलब हर तीसरे दिन तो दे ही दो, अगर रोज नहीं दे पा रहे हो तीसरे दिन दो और पूरा एनालाइज करो कहाँ गलती हो रही है, और जो टॉपिक कम आपको कमजोर हो उस पर अच्छा से करो, उस पर प्रैक्टिस और करो। बाकी सभी लोग हैं फैकल्टी डाउट बताने के लिए आपको। चलो बताओ नेक्स्ट डाउट, इसमें नहीं हो दूसरा टेस्ट पकड़ सकते हैं, और दूसरा टेस्ट में अगर भी नहीं हो कोई अपना आपका अपना पर्सनल डाउट कोई पूछ सकते हो, जो मतलब कहीं और से टेस्ट में हो। बताओ। सर 86 में। 86 में, हाँ बताओ कौन सा? ट्वेंटी 29। 29। अच्छा इसमें क्या है कि random variables are mutually independent and xi is distributed as normal, xi is distributed normal mu comma sigma I square, ठीक है जी। और x bar w is following, I goes 1 to n w by xi upon में समीशन wi, और wi अपना ये है हर एक के लिए, तो ये है। फिर हमें ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसका निकालना डिस्ट्रीब्यूशन, तो टाई स्क्वायर ही होना चाहिए बस, और उसके बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम तो प्रॉब्लम आएगी, बस वही चेक करना है कौन सी सही बैठेगी। तो देखो ये बताओ, अगर एक्स आई इज फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा आई स्क्वायर, तो इसका मतलब एक्स आई अपान में सिग्मा आई विल फॉलो नॉर्मल म्यू कामा वन ना, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे हम, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में आता है तो ये चीज हो जाएगी, और यही इन्होंने दे रखी है ओमेगा आई, यहाँ पे स्क्वायर मिलना चाहिए यहाँ पे। तो और ये अगर ऐसा होता है तो एक्स आई माइनस सिग्मा आई को मैं अगर थोड़ी देर के लिए चाहो वाई भी ले सकते हो, बट कोई बात नहीं ऐसे लेके चलते हैं, सिग्मा आई माइनस इसका इसका मीन कितना होता है एक्स बार से, याद करो वाला कैसे करते थे, अगर हमारा एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, सपोज करो वाई आई फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर को, तो हम लिखते थे वाई आई माइनस वाई बार अपॉन म्यू सिग्मा विल फॉलो काई स्क्वायर एन माइनस वन, याद है? तो सेम यहाँ पे हो जाएगा, इसका मीन्स क्या हो जाएंगे सिग्मा आई हाँ सर हो गया। काई स्क्वायर एन माइनस वन, ठीक है। इसका स्क्वायर करो फिर वो हो जाएगा, तो वही चीज दे रखी है। अच्छा हाँ नहीं सही है डब्ल्यू, हाँ सही है, ये स्क्वायर ही होगा। बताओ नेक्स्ट। सर 48 का एक बता दीजिए, वो है तो इजी पर पता नहीं। इसमें 48 का हाँ 48
40, हाँ ये रहा, हाँ ये वाला ना। हाँ तो इसमें क्या है, एक्स वाई ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल एफ एक्स वाई ये है, तो वही है सारा कुछ, ये हम एक बार और करते हैं 1/5 और ये रेंज दे रखी है, पूरा एक डिस्क हो जाएगी ये पूरी वाली इस पे, ठीक है। तो उसके बाद में एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन बाई, तो एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन बाई चाहिए मेरे बाई से इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे लगाओ एक्स एफ एक्स गिवन बाई, ठीक है। तो अब बताओ एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स कामा वाई हमें ये रहेगा यहाँ से और फिर आ जाएगा नीचे मार्जिनल, तो एफ ऑफ वाई निकाल लो तो अपना, तो एफ ऑफ वाई क्या होता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ वाई होगा तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/पाई आपको एक्स की लिमिट्स देखनी है, देखो एक्स कहाँ से वेरी करेगा, इस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। तो या फिर यहाँ से देख लो, तो ये आएगा, और ये वाला कर्व क्या होगा, ये वाला और ये वाला मैक्सिमम मिनिमम वाला देख लो बस, देखो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस मीन्स -1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स एंड दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यही है। तो यहाँ से -1 माइनस वाई स्क्वायर टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज dx। यहाँ पे x की कोई टर्म ही नहीं है तो सीधे यही आ जाएगा 2 टाइम्स 2/पाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये अपने पास आ गया, ठीक है। इतनी बात, अगर मैं y की वैल्यू बढ़ डाल दूंगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसको, ये तो एक्सपेक्टेशन y इज इक्वल टू 1 पे f एक बार इसका कैसे रख सकते हैं, हाँ यही सोच जाएगा, माइनस से -1 माइनस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में ये गया, तो फिर हमारा आएगा एक्सपेक्टेशन y इज इक्वल टू 1 पे, और आपका क्या चल रहा था इधर x और f ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे 2 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में और ऊपर जाएगा चला जाएगा 5, ये आपका dx आ गया। और जब हमारा यहाँ पे कितना आएगा इसकी वैल्यू, जब हमारा बाई ए नहीं है तो -1 से 1 के बीच में आ जाएगा इसकी वैल्यू, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो अंदर क्या बन रहा है एक्स ऑड फंक्शन, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। बाद में बाई की वैल्यू पुट करेंगे हम। आंसर कितना था इसका, हाँ 0, ठीक है। कायदे में ना इसको क्वेश्चन को थोड़ा वैलिड बनाना चाहिए था, वैलिड मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 नहीं कुछ और डालना चाहिए था, y इज इक्वल टू हाफ डाल देना चाहिए था, क्योंकि 1 पे यहाँ पे अंदर पीडीएफ ही वैलिड नहीं हो रही है, तो बस थोड़ा सा करेक्शन नीडेड है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में क्या होगा कि आंसर यहाँ से निकालो, किसी ने y की वैल्यू बाद में डाल रहा है तो 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या ही डालेगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा, बस ये है। यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि 1 अगर हुआ ना तो प्रॉब्लम ये करेगा, पीडीएफ ही 0 आ जाएगी यहाँ पे 1 पे, और में पीडीएफ 0 आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 बनेगा जाके, तो वो प्रॉब्लम कर देगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, है अमन? हाँ सर, वो कुछ भी रहता 1 को छोड़ के तो हो जाता पीडीएफ हाँ, हाँ।
PDF पे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बताओ कोई और दूसरा क्वेश्चन। वो सॉल्यूशन भेजा था, समझ में आ गया था हम कोरिलेशन वाला। हाँ सर। और उसमें हम लोग गलती पता क्या कर रहे थे, रो वाई को मैंने केवल वाई ले लिया था, रो नहीं लिखा था वही एक्सपेक्टेशन में। वही पूरे क्वेश्चन को उसने गलत कर दिया जाके बाद में। ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था हमने, आज नहीं किया था इसको, अहमद। हाँ कर। ये वाला 86 अटेम्प्ट किया था ना। हाँ सर हाँ सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में। कौन हाँ इसमें क्या करना है बताओ, सॉल्यूशन चाहिए इसका केवल। सर डिस्ट्रीब्यूशन का वो फाइंड करना, जेड दिया हुआ है सर। ये इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व होते सर मुझसे। मैं कहते समझ जाते, इसके बाद में एक लाइन पढ़ते हैं हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, x1, y1, x2, y2, x3, y3 और xn, yn are independent identically distributed random vectors where xi's are normally distributed with mean 0 and variance 1। ठीक है, तो मैंने बोला x1, y1 और x2, y2, x2, y2 इस तरीके से है और रहा है xn, y। ठीक है, आर IIT से, ठीक है, ये लोग IIT। और वेयर xi x1 is normally distributed between 0 and variance 1। तो आप ये लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi is 0 and variance of xi is 1। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 is equal to 2 is equal to half and probability y1 by i1 हुआ दिखती है, क्योंकि IIT कोई टेंशन नहीं है, ये हाफ है। तो आप ये देख सकते हो कि एक पॉइंट पे हाफ, दूसरे पॉइंट पे हाफ, ये क्या फॉलो कर रहा होगा, y1 is following Bernoulli distribution with PD, मतलब probability of half probability with half probability। दो पॉइंट्स होते हैं ना, केवल आउटकम्स दो हैं हमारे पास। ये देखो इसमें क्या है ना, आप चाहे 1 - 1 ले लो, चाहे 0 1 ले लो, कई सारे फॉर्म होती है इसकी बर्नौली की सपोर्ट में। मतलब सपोर्ट इन द जो x की वैल्यू होती है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो यहाँ पे। मतलब केवल दो पॉइंट होने चाहिए। जैसे कभी आप देखोगे -1 1 लिखा होगा, कभी 0 1 लिखा होगा, और यहाँ पे इन्होंने नया अपना ही तरफ से क्रिएट कर दिया कि 2 और -2 बस। तो yi is following Bernoulli distribution with probability 1/2। ये है क्वेश्चन, मतलब xi and y are independently distributed। ठीक है, और xi y ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब इनके बीच का कोवेरियंस भी 0 होगा। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का कोवेरियंस 0 है, और इन दो आपस में जो विद इन जो है, ये बिटवीन वाला कोवेरियंस भी 0 है और विद इन भी कोवेरियंस 0 है। ओके,
उसके बाद में बोला है कि Zn, फाइनल क्वेश्चन ये है, Zn इज इक्वल टू x1/1 माइनस x2/2 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 x in y, ठीक है। देन which of the following statement is false, ठीक है, false चेक करना है। तो पहला तो उन्होंने बोला कि Zn is normally distributed for each n, तो एक बार इनको 1 के लिए चेक करते हैं। Z1 अगर मैं देखूं तो क्या होगा, x1/1, ठीक है। तो अच्छा, अब ये है आपको ये निकालना है कि Z1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देखो एक तो एमजीएफ टेक्निक होती है, बस उसी से कर लेते हैं। अच्छा उससे निकल पाएगा, देखते हैं। m of Z1 t is equal to expectation of e की पावर t Z1, और सीडेफ के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा इजी पड़ता है। तो ये अपने पास हो गई e की पावर t x1/1, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर x, और ये भी पता है कि x1/1 इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा तो है दोनों को स्प्लिट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैथमेटिकली स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा ना, ये दोनों पूरा एक ही टर्म है। आप क्या कर सकते हो, डबल एक्सपेक्टेशन के पास जा सकते हो। उसमें क्या होता है t x1/1, अगर मैं गिवन y11 ले लूं तो क्या मिलेगा। देखो गिवन y1 सपोज करो ये a है, तो अगले टर्म में लिख लेते हैं सही से, एक्सपेक्टेशन t x1a गिवन y1 इज इक्वल टू a, और आपको पता है कि जो x1 क्या फॉलो कर रहा था हमारे पास, नॉर्मल 0, है ना। सो x1 वाज फॉलोइंग नॉर्मल 0,1, नॉर्मली था कि शॉर्ट था, नॉर्मल बोला था इसमें। देखो केवल एक्सपेक्टेशन वेरिएंस देखती थी, फर्दर आर इंडिपेंडेंट। हाँ x1 इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, नहीं लिखना चाहिए था। सो xi इज फॉलोइंग नॉर्मल 0,1, तो जब xi नॉर्मल 0,1 है तो आपका mgf क्या होगा इसका, mx1 of t will be e power t square by 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे t a है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ x1 t of t into a, it will be a square t square by 2। तो इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और a हमारा क्या था, y1 था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर y1 स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, पहले बताओ, मैं लिखने जा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये बर्नम डिस्ट्रीब्यूशन टेंशन वाली बात है नहीं, आराम से इसकी वैल्यू लिखो ना, ये लिखो यहाँ पे y1 स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2 एंड प्रोबेबिलिटी y1 की y, और y की वैल्यू जो आप भी आपके पास है सपोर्ट में। तो y की पहली y की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो आप यहाँ पे -2 डालिए। जब आप -2 डालेंगे तो मिलेगा 4t स्क्वायर बाई 2 एंड प्रोबेबिलिटी y1 इज इक्वल टू -2 कितना होगा ये भी देख लो, और आफ्टर दैट t 4t स्क्वायर बाई 2 और 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 कॉमन ले लिया, इवन वो यही आ गया 4t स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया, तो e पावर 2t स्क्वायर आया, mgf e की पावर 2t स्क्वायर आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे तो ये नॉर्मल 0,4 है, नॉर्मल 0,4 हो गया ना ये। नहीं 0 नॉर्मल 0 कम फॉलो होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 0,1 नहीं होगा, कहने का मतलब ये है 0,4 होगा। हाँ 0,4 नहीं देखना, हाँ 0,4 होगा ना, कैसे कंपेयर करके देख लो इसको, t स्क्वायर बाय 2 देखो ना, 4 ही होगा 0,4 हाँ e की पावर क्या होता है नॉर्मली 0,4 बाय 2 सिग्मा स्क्वायर एंड t स्क्वायर।
म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन ट्रू हो गया ना इसका, जेड इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें वेरिएंस के बारे में नहीं पूछा है, अगर वेरिएंस का बंद दे देता ना तब क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉरी ऑप्शन गलत हो जाता। सर हम्म, सर इसी क्वेश्चन को पीडीएफ से सीडीएफ मेथड से सॉल्व कर दीजिए। हर मतलब ये है कि टाइम लगेगा इसमें, चलो करते हैं। प्रोबेबिलिटी सर मैं सीडीएफ Z1 मेथड से ट्राई कर रही थी तो हो नहीं रहा था। तो ठीक है, अच्छा Z1 इज लेस देन Z, ये लिखते हैं सीडीएफ में, ठीक है। यस और सर। देखो इसका सीडीएफ क्लोज फॉर्म में नहीं होता, ध्यान रखना, तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, चलो कोई नहीं, करके देखते हैं। x1 y1 इज लेस देन z, ठीक है। अब डिस्क्रीट कौन सा है, डिस्क्रीट था हमारा पास, अगर देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x1 इज लेस देन नहीं, y1 कितना था, जब आपका ऐसे लिख सकते हो, जब y1 इज इक्वल टू -2 है तो आप लिखेंगे -2 टाइम्स लेस देन z, एंड जब हमारा y1 इज इक्वल टू 2 है तो 2x1 इज लेस देन z, ये आएगा, ठीक है। तो अब x1 और y1 इंडिपेंडेंट है, साइड में कर लें, तो ये जब बाहर आएगा मतलब स्प्लिट करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, x1 इज लेस देन दैट इज ग्रेटर देन माइनस z/2, है ना, प्लस ये कितना आएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन z/2, ठीक है। तो x1 हमारा x1 इज फॉलोइंग नॉर्मल 0,1, तो आप इंटीग्रेशन करो इसका, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, हाँ नॉर्मली तो आ रहा है, देखो हाफ, इसको मैं क्या ले सकता हूँ प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन, देखो इसको ग्राफ से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ -z/2 है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी बोल रहा है, इसके लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी, राइट की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ये वाली, है ना। तो इसको मेरे को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं बताओ। 1 हाँ देखो देखो, जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना, ड्यू टू सिमेट्री होता है ना कि नॉर्मल 0 है और b1 मतलब इसका एक्सपेक्टेशन कितनी है x1 की 0 है, तो बीच में 0 होगा अपने पास। तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि -z/2 से राइट में जाओ, यहाँ पर भी z/2 होगा, एक ये प्लस वाला z/2 होगा, जितनी प्रोबेबिलिटी आपको इसके इधर मिलेगी उतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। तो फाइनली मैं इसको सीधे इससे मतलब मैथमेट आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ, अगर मैथमेटिकली करोगे तो मैथमेटिकली भी आ जाएगा ये। तो x1 इज लेस देन z/2, ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना, ये इसके इक्वल आ गया ना, आपको समझ आया नहीं आया, देखो क्या यस यस। हाँ, यस सर आ गया। जिसने पूछा था उसको बताओ, तो ये आ गया x1 इज लेस देन z/2, तो अब x1 हमारा कंटिन्यूस, तो इनइक्वालिटी का स्ट्रेट इनइक्वालिटी करो चाहे लिखो बराबर, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो अब ये क्या आ गया x1 इज लेस देन z/2, और x1 हमारा क्या है, यहाँ से आप कर सकते हो इसका, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, x1 इज फॉलोइंग नॉर्मल 0,1, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते माइनस इनफिनिटी टू z/2 और स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ, उससे आप कैसे पता करोगे नॉर्मल है। यहाँ से कितना आ रहा था हमारे पास, एक्सपेक्टेशन आया था mxt आ रहा था बस योर 2t², मतलब 1/2 में ऐसे ले सकता हूँ इसको, और 2 कर दिया, 2 कर दिया, नहीं 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये चीज आएगी हमारी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/4,
नहीं पर हाँ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे सिग्मा तो 4 आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ से नॉर्मल 0 होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक तो है, फिर इसके बाद में क्या है ये इसका निकालो -22 और आप इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा 2 मतलब ऐसा मीन्स इसका पीडीएफ लिखिए यहाँ पे ए की पावर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ये तो हमारा CDF है ना, Z1 बाई इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, f Z1 Z मिल जाएगा और डिफरेंशिएट कीजिए, वो आपकी कौन सी थ्योरम पढ़ते हो यार कैलकुलस में, पावर माइनस हाफ थ्योरम का नाम क्या होता है, नाम लिमिट थ्योरम नहीं टाइप में होती है ऐसे कुछ, जैसे ये पढ़े होगे ना ये t/dx अगर करते हैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन को, लेबनिज थ्योरम। हाँ, इट इज अंडर इंटीग्रल साइन। हाँ भाई इंटीग्रल साइन, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन का नाम कुछ होता है प्रोडक्ट, लेबनिज रूल ऐसे कुछ होता है, याद नहीं आ रहा मेरे भी। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे z/2 का होल स्क्वायर और माइनस जब आप यहाँ इन्फिनिटी डालोगे -इन्फिनिटी तो ये तो हो जाएगा 0 मतलब पार्ट, ठीक है। तो आपका ये पीडीएफ बन जाएगा, आप हो रहा है देखो सेम की पावर माइनस हाफ z/2 बाई 2 स्क्वायर, तो ये सिग्मा स्क्वायर है, इसका मतलब Z1 इज फॉलोइंग नॉर्मल 0 2 स्क्वायर बोले तो, ठीक है। यस सर। उसके बाद में क्या है कि Zn इज सिमेट्रिक अबाउट 0, सही है 0, ये सिमेट्रिक अबाउट 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा पीडीएफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो अगर मैं f ऑफ z माइनस z डालूंगा तो ये आपका f ऑफ z मिल जाएगा, तो सिमेट्रिक अबाउट 0 भी हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, अरे फिर तो इजी हो गया ना ये तो सारा कुछ। उसके बाद में वेरिएंस ऑफ, देखो n इज इक्वल टू मैंने 1 के लिए ट्रू किया था, एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो फटाफट सो दैट आपको टाइम कम लगे, z1 अपॉन 1/1 का 4 है वेरिएंस, ये भी ट्रू हो गया और ये वाला गलत हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ z1 विल बी 2 यहाँ से, तो डी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और Yes, अगर sir. वैसे इसको अगर n लेके करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप कर लोगे इसे, ऐसे ही होगा। एमजीएफ टेक्निक लगाना, एमजीएफ टेक्निक से इजीली आ जाएगा आपसे इस वाले से, क्योंकि x1 y1 हमारे इंडिपेंडेंट है, तो अंदर वालों को मैं आराम से कर दूंगा, क्या स्प्लिट कर सकता हूँ उनको, और सबके लिए ये जो टर्म यहाँ पे आ रही बीच में वही टर्म सबके लिए आएगी, वो अंदर प्लस है ना, इस तरीके से दिस वन zx1y1 आएगा प्लस t x2y2 आएगा, तो आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो अंदर ही, क्योंकि दोनों लोग इंडिपेंडेंट हैं, फिर अलग अलग एलजीएफ ले लो इनका, हो जाएगा वैसे, ठीक है जी। तो ये कि आप कितने टपल्स करोगे, एन टपल्स करोगे इसके तो यही आएगा, ऊपर एन आ जाएगा इस पे, एन से मल्टीप्लाई एन की पावर में आ जाएगा, हाँ ये वाला पावर में एन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यस और बताइए सर, एक और क्वेश्चन है सर, अगर एक्साई आईआईडी पॉइजन लेमडा को फॉलो कर रहा है, एक सेकंड लिखने, आई हाँ एक्सआई, सर आईआईडी पॉइजन लेमडा को, ठीक है और सर I1 to n है, ठीक है, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स इक्वल टू 0, हाँ सर ये फाइंड करना। तो ये तो ऐसा ही होगा ना,
मिनिमा इसका कर देंगे और माइनस एक्स लेस देन 2 और माइनस एक्स लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 2 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसको ऐसे बता रहे हो ना, ये प्रोबेबिलिटी x2 is less than 0 minus probability of x2 is strictly less than 0। स्ट्रिक्टली इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो x2 सेकंड ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स पूछा है ना, ध्यान रखना इसलिए। और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, वही तो लिख रहा था क्या, उसको केवल 0 तो चाहिए ना हमको, तो सेकंड ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स 0 है। और हमारे पास सैंपल साइज n है, तो n में से हमें सेकंड मैक्सिमम चूज करना है। n में से सेकंड मैक्सिमम चूज करना है आपको। अगर ये लगा दिया तो इससे तो मतलब ही नहीं बनना, क्योंकि एस को कभी 0 होगी नहीं, वैल्यू लेस देन 0, ये तो खत्म। और वही सेम चीज आ जाएगी, यहाँ पे तो मतलब ही नहीं लिखा इसको यहाँ से यहाँ पे लाने का। इसका देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैक्सिमम ऑर्डर, इसका मैक्सिमम ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम चाहिए। इनका तो कुछ क्रिएटिव भी नहीं होता ना डिस्क्रीट में, होता है कोई डिस्क्रीट में पीडीएफ इसका ऑरेंज ऑर्डर का? सर फर्स्ट एंड nth का था, पर इस बीच सेकंड वाले का नहीं था फॉर्मूला। और ये सेकंड वाले को फिर पूरा ओपन करके देखना पड़ेगा, मतलब समझ, पूरी बेसिक डेफिनेशन लगानी पड़ेगी सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम। आप समझ रहे पूरा, से n लोग हैं हमारे पास, x1 x2 x3 xn। सेकंड पोजीशन पे सपोज x1 ग्रेटर देन x2 होता है, फिर ऐसे आएगा ऐसे। तो एक केस तो ये आएगा कि अगर हमारे पास सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे x1 आ जाए, यहाँ पे x2 हो जाए, और इस तरीके से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर ये सेकंड पे पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी। उसके बाद में तो खैर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 0 लिखूंगा मैं। एक तरीका ये है, दूसरा सर ऐसे नहीं कर सकते, जैसे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन 0 पूछ रहा है ना, इक्वल टू 0 पूछ रहा है। IID है तो फर्स्ट, ये चूंकि IID है तो फर्स्ट भी 0 होगा और सेकंड भी 0 होगा, ऐसे करके, क्योंकि लेस देन में तो ऐसे करते थे। यहाँ पे अगर x1 क्या कह रहा है, फर्स्ट भी 0 होगा और सेकंड भी सेकंड भी 0 होगा, तो अच्छा इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला है जैसे सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक है हमारे पास 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी है, ठीक है। तो अगर सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक अगर 0 है तो 0 है, तो फर्स्ट वाला क्या रहा होगा, इससे मिनिमम क्या रहेगा, 0 रहेगा। और x2
will be 0, x3 can be anything, x4 can take any value. ठीक है, एक तो ये हो गई। और दूसरा और कुछ कर सकते हैं, बस एक ही पोजीशन एक ही करना चाहिए ना। इसके अलावा कोई केस हो सकता है? देखो आप केस बनाने पड़ेंगे पहले इसमें। सर यही तो होगा और बाकी सब तो 1 हो जाएगी ना, बाकी सब की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। हाँ, अब अगर मैं अरे x1 1 ले लेता हूँ तो x2 सेकंड ऑर्डर स्टैटिक कभी 0 होगा ही नहीं, ये वाला केस पॉसिबल है ही नहीं। 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो x1 मेरे सामने मजबूरी है कि x1 को मैं 0 ही लेना पड़ेगा, तभी सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम विल बी 0, है ना। सेकंड वाला टर्म सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम 0 है, तो उसका मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर सेकंड पोजीशन में 0 है, तो नीचे वाले में वैल्यू 0 होगी। जैसे सपोज ऐसे, हाँ सेकंड, जैसे एक फैमिली में 5-6 मेंबर है, ये सेकंड नंबर का बंदा है, इसकी वैल्यू 0 है, तो नीचे वाले की वैल्यू 0 होगी सबकी, क्योंकि इसके नीचे बच्चा है क्या नहीं ना। इस तरीके से हम सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आएगा ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 is equal to 0 सेकंड ऑर्डर, दिस मींस प्रोबेबिलिटी x1 0 होगी और x2 0 होगी और x3 कैन बी एनीथिंग एंड x4 कैन बी, मतलब विल टेक 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से चला जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 is equal to 0 सिंस इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी x2 is equal to 0 इनटू प्रोबेबिलिटी x3। इस पे लिखेंगे 0 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज लेंगे यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी x4 ये सारी वैल्यूज लेगा। ये तो खैर वो आ जाएगा आपका कि मैं क्या करूंगा, इसमें x1 2 3 4 डालूंगा तो आएगा, इसमें सम आएगा प्रोबेबिलिटी 0, ओ सॉरी 1 आ जाएगा यहाँ से। केवल आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है, x1 इज इक्वल टू 0 की और प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकाल लोगे ना तो यहाँ तक। यस सर। समझ नहीं आया क्या? यस सर, आ गया। चलो सर सर एक और क्वेश्चन ग्रुप में भेजना है। ये लास्ट के 2। यस सर, सर पहले वाले में क्वेश्चन है और सर सेकंड में ऑप्शन है। नीचे वाला क्वेश्चन तो इसमें क्या है, जब x be a random variable having moment generative function this and x t is equal to e power theta t upon में 1 minus 2t and t is less than half, then theta is a known parameter। ठीक है, and consider a पूरा क्वेश्चन कहाँ भेजा आपने? नीचे लिखा कंसीडर ए, उसके बाद में आई नहीं कुछ। सर भेज रही हूँ, वो छूट गया है। चलो भेजो। Consider a distribution. Consider a random sample of size n from the distribution x
and it's a denote the alpha order status in which the column is correct. Consider a random sample of size. ठीक है. From the distribution of हाँ ये सर इसमें ऐसा है ना कि जैसे x फॉलो कर रहा है शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल 2 कॉमा एक सेकेंड हाँ थीटा कॉमा इंफिनिटी सॉरी थीटा कॉमा 2 तो x1 हो जाएगा इसका एमिली और वही कंसिस्टेंट भी होता है तो ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी भी सही है क्योंकि कंसिस्टेंट होगा x1 प्लस 0 थीटा प्लस 0 सी से ऑप्शन डी भी सही होगा सी का पता नहीं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये किस टेंजेंट है. ये लैप्लास डिस्ट्रीब्यूशन टेंजेंट होता है. लैप्लास नहीं सर शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल का है लैप्लास क्या होता है? e की पावर म्यू टी माइन डिनोमिनेटर में 1 माइनस v बाय टी स्क्वायर टी स्क्वायर. ये लैप्लास का नहीं है ये शिफ्टेड का है ठीक है. सर्किट का याद नहीं मेरे को फिलहाल. तो इसमें क्या हाँ होगा? इसका होता है शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल थीटा कॉमा 2 एक्सपोनेंशियल थीटा. इसके पीडीएफ कैसे लिखेंगे बताओ जरा. x माइनस नहीं हाँ x माइनस थीटा और यहाँ पे नहीं हाँ यहाँ पे 1/2 होता है 1/2 और x माइनस थीटा के जगह पे 2 x माइनस थीटा बाई 2 x माइनस थीटा बाई 2 यहाँ पे हाँ टोटल. वो हाँ अब ये x1 होगा ना इसका एमिली तो वही कंसिस्टेंट भी होगा ए बी डी ट्रू अच्छा. हाँ तो फिर यहीं से आ जाएगा कि इसमें क्या होता था. यहाँ से रेंज पैरामीटर पे थीटा पे डिपेंड कर रही है तो थीटा इज लेस देन x1 इस तरीके से बनता है ना xn. तो जो थीटा के सबसे पास वाली वैल्यू होगी तो ही लेंगे तो x1 क्या हो जाएगा. पूछा था उसने कंसिस्टेंट फॉर थीटा. तो एक्सपेक्ट पहले तो x1 निकालो यहाँ से. तो ये तो ईजी है फिलहाल ऐसा. अब मतलब ये पीडीएफ पास चल गया ना आपको. अब आराम से निकाल सकते हो. इसमें तो कंटीन्यूअस वाला तो टेंशन ही नहीं है अपने को. x1 x क्या होता है यहाँ से पीडीएफ बताओ इसमें क्या होता है. इसका पीडीएफ जैसे x माइनस थीटा अगर करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल 2 होगा फिर उसका पीडीएफ होता है एक्सपोनेंशियल n 1 माइनस f ऑफ x पावर n माइनस 1 इनटू fx होता है ये. तो आप इसकी वैल्यू यहाँ डालिए. पहले पीडीएफ निकालिए यहाँ डाल रखिए वैल्यू. उसके बाद में फिर फर्स्ट में क्या आपने वो क्या चाहिए x1 इज कंसिस्टेंसी के लिए फिर आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी पड़ेगी इसकी x1 की. और फिर और वेरिएंस निकालना पड़ेगा या फिर हो सकता है ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा हो मिनिमम है ना. अच्छा हाँ ये भी तो होता है कि अगर शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल पे मिनिमम क्या फॉलो करता है इसमें f of x is 1/2 e power minus x minus theta by 2 and x is greater than theta. तो अगर मैं x1 मिनिमम क्या फॉलो करता है इसमें ये भी तो शायद फॉलो करता है ये एक्सपोनेंशियल n. सर x1 प्लस थीटा x1 माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल n फॉलो करता है. क्या क्या से बोलो. जैसे x माइनस थीटा फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल 1/2 तो x1 मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x1 माइनस थीटा जो होगा वो फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल n. हाँ भाई आप बस यहाँ से आप कर सकते हो आराम से. एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 कितना आएगा माइनस थीटा इट विल बी n. लेकिन डिपेंड करेगा ये कौन सा वाला ले रहे हो पीडीएफ. यहाँ से हाँ n से आएगा तो बना पाने में जाएगा ये एक्सपेक्टेशन जब लोगे आप तो यहाँ से आ जाएगा आपका. अब भाई ये कि आपको ये सब अगर रिजल्ट पता है ना तो ये पीडीएफ से नहीं निकालना पड़ेगा. पीडीएफ निकालो मिनिमम ऑर्डर का इसके बाद में एक्सपेक्टेशन निकालो. अगर आपको पता है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है. इस पे ये थीटा प्लस 1/n आ गया. सर अब हो जाएगा. सर मेरा एमजीएफ ही नहीं हो रहा था.
अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस। अच्छा ये बताओ कि अच्छा यहीं पे कि x1 इज अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ट्रू है फॉल्स है, बताओ। x1 ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। x1 इज नॉट अनवाइज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है, क्योंकि हम अनवाइजनेस के लिए हम n को इन्फिनिटी नहीं डालते हैं, लिमिटिंग केस नहीं लेते हैं इनका, कंसिस्टेंसी में दे लेते हैं, कंसिस्टेंसी में दोनों देखते हैं कि अगर n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये अनवाइज एस्टिमेटर है या नहीं है, और वेरिएंस भी, वेरिएंस से n टेंड टू इन्फिनिटी पे ये 0 जाना चाहिए, तो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। और बताओ। और है सृष्टि कुछ, अमन तुम्हारे? नहीं सर। सर मेरा एक और है। पूछो। भेजो ग्रुप में। हम इधर साइड से मेरी आवाज तो नहीं आ रही है, उसकी पीछे बज रहा है थोड़ा सा, क्लियर सुनाई दे रही ना मेरी आवाज? हाँ ठीक है, कोई नेक्स्ट क्लास में नहीं इसलिए पूछ रहा सर एक क्वेश्चन भेजा है। हूँ। सर यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। x and y are two independent random variables, conjugate this mx minus y t is equal to 1 minus t square। ये किसका कंजugate होता है? चलो बाद में देखते हैं। उ, उसी का होता है लैपलास 01। हाँ लैपलास 0 का, दिस लैपलास म्यू 0। 0 हो जाएगा तो वो 1 और बी भी 0, लैपलास 0। हाँ उसमें क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैपलास 0 कम होगा, तो आप ये लिख सकते हो x माइनस वाई समथिंग दिस इज इक्वल टू। सर एक्स वाई एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो कर जाएगा। हाँ एक्स वाई, क्योंकि ये फॉलो करेगा तो इनका डिफरेंस ये फॉलो करेगा, तो एक्स वाई एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा, और वाई इज आल्सो एक्सपोनेंशियल 1। और उसके बाद में तो जेड एक्सपोनेंशियल 2 हो जाएगा, ये तो फिर इजी हो जाएगा। हाँ, और फिर हमने क्या बोला, जेड हमारा मिनिमम है x1 x2 का, तो एक्सपोनेंशियल 2 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद में पूछा इन्होंने, तो अल्फा पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये GIF -3 + 2 इज लेस देन 0, तो इसके लिए थोड़ी देर के से y मान लेते हैं, अंदर वाले को y नहीं कुछ और ले लेते हैं, हम लैम्डा ले लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा + 2 इज लेस देन 0। यहाँ से देखो लेस देन 0 कब कब होगा ये, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस फैक्टर करेंगे 2 लैम्डा माइनस लैम्डा + 2 इज लेस देन 0, लैम्डा कॉमन लीजिए, लैम्डा -2 -1 लैम्डा -2 इज लेस देन 0, सो लैम्डा -1 एंड लैम्डा -2 इज लेस देन 0, सो आपके पास यहाँ पे आएगा 1, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आया 1 से 2 में। ठीक है। हाँ तो इक्वलिटी है, तो इसका मतलब ये है z विल बी, वो सॉरी लैम्डा हमारा 1 से 2 के बीच में होगा, है ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो लैम्डा हमारा 1 से 2 के बीच में होगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो माना था पहले वो रखिए, ये
अब आपको z की लिमिट निकाल लेनी है कि z हमारा 1 से, तो z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आपको पहले तो ग्रेटर देन का फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। देखो इसकी वैल्यू 0 होती है जब 0 से 1 के बीच में होता है, और 1 होती है जब 0 से 1 के, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि दिस वन विल बी 1 देन ये हमारा, नहीं पहले तो 0 स्टार्ट करेंगे, 0 पे इक्वलिटी और 1 पे ओपन z, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, 1 होगा जब हमारा पास 1 पे इक्वलिटी आ जाएगी और 2 पे ओपन आ जाएगा, इट विल बी 2 देन ये इस तरीके से, ये आपको फंक्शन पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे z की वैल्यू देखो 1 से 2 के बीच में है, तो यहाँ से केवल 2 आएंगी, ये 1 और 2। यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है और मैं इन दोनों के बीच में इंटीजर देखूं इंक्लूडिंग 1 एंड 2, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक बार GIF 1 है एंड GIF इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा 1 कि हमारे पास z जो है ना 1 से स्टार्ट होकर 2 पे जा रहा है एंड केवल 2 लेना है, तो एंड 2 z स्टार्ट हो रहा है ये वाली वैल्यू से, तो 2 इज लेस देन z3। मैं कंबाइन करके ले सकता हूँ z इज फॉलोइंग 1 से 1 पे क्लोज 3 पे ओपन, तो यहाँ से यही चीज आ जाएगी बस। अब आपने क्या करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू z, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 1 z लेस देन, बस अब इसका इंटीग्रेशन कर देना 1 से 3, और z का क्या पीडीएफ था एक्सपोनेंशियल 2, तो 2 e की पावर माइनस 2x dx, आगे इंटीग्रेशन कर लोगे आप। सर हाँ सर इस क्वेश्चन को मैंने सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया था, वैसे करने की कोशिश की थी। अच्छा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे निकालेंगे। सर वो ज्योमेट्रिक 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 आया था सर, CDF मतलब सर CDF मेथड से सॉल्व किया था सर। अच्छा इसको सी एक सेकंड रुकूंगा, क्या था z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, z इज फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल 2, यहाँ तक किया था। यस सर, उसके बाद सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन z का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया। नहीं, इसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि z फॉलो करता है ज्योमेट्रिक 1 माइनस e की पावर माइनस 1/2, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है 1 माइनस e की पावर माइनस 1/2, ऐसा ना। 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2। हाँ, रेट अगर 2 है तो रेट वहाँ पे 2, हाँ यही होगा ज्योमेट्रिक। हाँ। और ये p, नहीं बताना, ये मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया, बताओ क्या होगा इसका। सर अगर रेट 2 है ना तो वो बॉक्स एक्स फॉलो करता है ज्योमेट्रिक 1 माइनस e की पावर माइनस 2। अच्छा ये फॉलो करेगा ज्योमेट्रिक e की पावर नहीं, 1, 1 माइनस, ये हाँ। अच्छा खैर ओ अच्छा ये है तो यहाँ से आ जाएगा ना, ये यहाँ से निकाल सकते हो अगर 2 है, मतलब ये रिजल्ट है आपका, ये पर्टिकुलर इसी के लिए ही है। हाँ, अगर रेट 1/2 हो तो यहाँ पे e की पावर माइनस 1/λ हो जाती है, रेट अगर अच्छा चेंज आपने है क्या तो। किया होगा, इन्होंने सृष्टि ने क्या किया होगा, इसको ऐसे लिखा होगा CDF मेथड से, नॉट z इज लेस देन z, उसके बाद में ये अगर ये क्या होता है इसका, ये तो कई सारे आ जाएंगे ना इसमें, कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर सपोज करो ये हो z प्लस 1 तक जाएगा। z से, अगर मैं कहूँ 2 से छोटा है ये, देखो इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा समझते हैं कि अगर GIF इज लेस देन 2 है तो z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लेस देन 2 होगी ना, नहीं इक्वल टू अगर लेस देन 3 लिखे तो हाँ ये लेस देन 3 आएगी, इसका मतलब ये है z विल बी लेस देन z प्लस 1, स्मॉल z, ये कैपिटल z है इधर वाला, ये स्मॉल z है। आप क्या कह रहे थे, आप ये कह रहे हो कि z से z प्लस 1 तक जाएगी, यस सर। क्यों, देखो ना ये अगर
इसको मैं अगर z को कोई वैल्यू दे देता हूँ 2, GIF ऑफ z इज लेस देन 2, तो यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू 3 ले लूं, सॉरी 3 नहीं, -3 ले लूं तब भी सेटिस्फाइड हो जाएगा ये, -2 लूं तब भी सेटिस्फाई हो गया, -20 लूं तब भी सेटिस्फाई है। तो आप लोअर बाउंड कैसे दे सकते हो इसमें, है ना? यस सर। आप ये कह रहे हो, आपने ये क्या किया, लेस देन x को इंप्लाई करा दिया कि इसकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी, जो कि गलत है। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अब आप चाहो तो इसको वैल्यू z x की जगह आप 2 ले सकते हो, और मैं क्या करूंगा, अगर आपके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए 2z, ये मतलब सॉरी ये हट जाएगा यहाँ से 3, ये आपका मतलब आधा सच है, कहने का मतलब ये है, ठीक है? ये ट्रू कर रहा है, ये ट्रू है, इससे इम्प्लाई हो रहा है, मतलब कंप्लीटली इम्प्लाई नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है। अगर कोई बंदा अगर यही कहे कि सर इसके नीचे क्या आएगा, सपोज करो 1.5 ले लिया, तो 1.5 भी तो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 1.5 यहाँ डाल दूं और लेस देन 2 लिखूं, इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेस देन 2 इक्वल टू, सही तो है ना? यस सर। हाँ, तो आपको ये चीज लेनी पड़ेगी, ये जो मैंने बताया आपको, सारी वैल्यूज आ जाएगी नीचे, उसके बाद में आप कर सकते हो उससे। तो ये जो अगर इन्होंने रिजल्ट याद रखा है ना, तो ये प्रूव भी कर सकते हो वहां से। तो रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन लगाओगे अपने अपने रिजल्ट निकल चले जाएंगे, बस वही है कि डिपेंड ये करता है कि एग्जाम वाले दिन याद कितने रहेंगे, और एग्जाम में बैठोगे सब कुछ याद आता है या नहीं आता है वो रिजल्ट। तो मैं अगेंस्ट नहीं रिजल्ट में, रिजल्ट भी याद रखो, लेकिन साथ में अभी आप क्या करो, उसका डेरिवेशन भी कर लिया करो, ताकि उस तरीके के अगर क्वेश्चन आ गया रिजल्ट भूल गए तो कर लोगे, ठीक है? मैकेनिज्म पता होनी चाहिए हर एक फार्मूले की, कहाँ से आ रही है, कैसे नहीं आ रही, ठीक है? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और है कुछ बचा हुआ? नहीं सर, थैंक यू।